सीएम भूपेश बघेल जशपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। आपको बता दें 792 करोड़ रुपए के 196 विकास कार्यों की सौगात देंगे। 656 करोड़ रुपए की लागत के 94 कार्यों की वो आज शुरुआत करेंगे। 137 करोड़ रुपए के 102 कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे। वहीं 568 करोड़ रुपए की 64 सड़कों की शुरुआत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल जशपुर जिले को आज करोड़ रुपए की सौगात देंगे। लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किए गए सोलर सिंचाई पंपों, सोलर होम लाइट और सोलर प्लांट स्थापना के पूर्ण हो चुके कार्यों का भी आज लोकार्पण होगा। वहीं 568 करोड़ रुपए की 64 सड़कों की आज वो शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 137 करोड़ रुपए के 102 कार्यों का आज वे लोकार्पण करेंगे। तो जशपुर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात मिलेगी आज, जिसमें सीएम भूपेश 792 करोड़ रुपए के 196 विकास कार्यों की सौगात देंगे। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, जिसमें जीएसटी के पैसों को लेकर केंद्र का पहला प्रपोजल राज्य ने स्वीकार किया, जिसमें केंद्र सीधे कर्ज लेकर पैसे नहीं देगा, लेकिन लोन के संबंध में राज्य की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। इस प्रपोजल को राज्य ने स्वीकार किया। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि छत्तीसगढ़ ही समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी कर रहा है, साथ ही बोनस भी दे रहा है। बाकी राज्यों में एमएसपी पर खरीदी नहीं हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और एमएसपी पर अनाज खरीदी करने की गारंटी देना चाहिए। भारत सरकार सीधे दिया, हमने कोशिश की थी कि भारत सरकार ही कर्ज ले, लेकिन जो उन्होंने 2 शर्तें और बाद में की और निर्मला सीतारमण जी से बात हुई और फिर यहाँ सब साथियों से बात करके फिर चूँकि वो जो पहला प्रपोजल है वो राज्य के हित में लगा, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। क्योंकि भारत सरकार सीधे कर्ज लेके पैसे नहीं दे रही है, लेकिन सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ले रही है, इस कारण से उसको स्वीकार किया हमने। देखिए, सीधी बात ये है कि वो भारत सरकार एक लाइन का आश्वासन दे दे ना किसानों को कि एमएसपी में चाहे वो किसी राज्य के किसान हो उसका अनाज खरीदा जाएगा। आप एमएसपी घोषित करते, खरीदते कहाँ हैं? हम छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं और उसके साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। तो यहाँ के किसानों के और दूसरे प्रदेश के किसानों में अंतर ये है, लेकिन ये भार जो है राज्य सरकारों को पड़ रहा है। भारत सरकार ये एश्योर करे कि किसानों को, या देश के जितने भी किसान हैं और उसके जो उपज है उसको समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी, इतना तो आश्वासन चाह रहे हैं, यही देना चाहिए उसको। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू होने का फैसला किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ संगठन के पुनर्गठन के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जो कि करीब 5 घंटे तक चली। इस दौरान फैसला लिया गया कि एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर नेताओं को संगठन में जगह दी जाएगी और 1-2 दिन में पदाधिकारियों की सूची जारी हो जाएगी। सभी वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर नाम तय किए गए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी नियुक्त होंगे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 100 सचिव बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस में भले ही उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हो, लेकिन मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रदेश में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम बघेल ने एक दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा। हमेशा की तरह उसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। नए केस के मामले में उतार चढ़ाव ठीक है, लेकिन मौत के आंकड़े डराते हैं। अगर पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो राजधानी में ही ये बढ़ोतरी 30 से ऊपर देखी गई और अब तक 664 लोगों की मौत हो चुकी है। नए पॉजिटिव केस के साथ रायपुर में संक्रमितों का आंकड़ा 47,000 के करीब पहुंच गया है और आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है। यदि आपने सावधानी नहीं बरती, जिस तरह से बहुत ज़्यादा शादी ब्याह हो रहे हैं, सारे लोग मास्क को बहुत सिंसियरली नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो बढ़ने की संभावना है ही।
इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन के लिए पत्र लिखा और आदिवासी प्रदेश का हवाला देते हुए मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। एक भी मृत्यु चिंता की वजह बनी हुई है, लेकिन मृत्यु के आंकड़े बढ़ नहीं रहे हैं, स्थिर हैं, कम नहीं हो रहे हैं। ये 1 अगर आप देखिएगा, कल का आंकड़ा मृत्यु का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो 1.20 से 1.21 आ गया, तो 0.01 कल के दिन बढ़ा है। उधर इस पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि वैक्सीन अभी देश में आई नहीं है, फिलहाल प्रदेश में जरूरत मौत के मामलों को रोकने की है। सरकार की ढिलाई की वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौत और उसके लिए जो सावधानी बरतनी चाहिए वो धीरे धीरे ढील होती जा रही है, और हॉस्पिटल और बाकी जगह में भी इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारी व्यवस्था में सुधार हो। जहाँ तक सवाल है वैक्सीन का, तो वैक्सीन अभी हिंदुस्तान के बाजार में आया नहीं है। प्रदेश में अब तक मौत का आंकड़ा 2900 से ऊपर जा पहुंचा है और 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में दूसरी लहर प्रदेश को अपनी चपेट में ले सकती है, इससे किसी को इनकार नहीं। कोरोना गाइडलाइन में लापरवाही हुई तो हालात सितंबर से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। इस समय जरूरत है एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप की जगह मिल बैठकर महामारी पर काबू पाने की। बस्तर में धर्मांतरण का काम जोरों से हो रहा है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्केंड ने सरकार से और कदम उठाने की बात कही है। बता दें कि बीजेपी ने अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नवीन मार्कंडे 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे। बस्तर प्रवास पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नवीन मार्कंडे ने कांग्रेस सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार की बात कही, साथ ही कार्यकर्ताओं को आदिवासियों के हक के लिए आंदोलन करने के लिए जोश भरा। कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। जब इतने सारे आपने झूठे वादे किए हैं तो उस वादों को आप कैसे निभाएंगे? अभी तो धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो ये शराबबंदी नहीं कर पाए हैं, अभी तो पिछले बकाया ही नहीं दे पाए हैं, बोनस भी नहीं दे पाए हैं। मतलब ऐसा कई सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम लेकर जाएंगे। वहीं अंबिकापुर में कांग्रेस सेवा दल ने कृषि कानून बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सेवा दल के इस कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश का किसान आंदोलित है, भयभीत और आक्रोशित है। किसानों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। केंद्र सरकार का कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। यही कारण है कि किसान आक्रोशित होकर विरोध करने पर मजबूर है। पूरे देश के किसान आज आंदोलित हैं, पूरे देश में किसान आज भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, उनका अधिकार मारा जा रहा है। जिस प्रकार से 3 कृषि कानून लाया गया है वो किसानों के विरुद्ध है और पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान आज दिल्ली के पास आकर के वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस उनको अंदर घुसने नहीं दे रही है। जंतर मंतर जाना चाहते हैं, अपना आंदोलन करना चाहते हैं। उनका मांग है कि तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों को धान खरीदी के समर्थन मूल्य पर अंतर की राशि इस बार भी सरकार किस्तों में देगी। राजीव गांधी न्याय योजना का स्वरूप पिछली बार की तरह ही रहेगा और राजीव गांधी की जयंती पुण्यतिथि पर इन किस्तों का भुगतान किया जाएगा। 2019 में बेचे गए धान की चौथी किस्त का भुगतान भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी साफ कर दिया कि किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदी से केंद्र ने रोक लगाई हुई है, इसलिए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अंतर की राशि दी जाएगी। धान खरीदी का 2 दिन बीत गया। 25 लाख क्विंटल से अधिक धान किसानों ने हमारे शासकीय खरीदी केंद्र में उन्होंने लाया है, हम लोगों ने खरीदा है। 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है और केंद्र सरकार लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1868 रुपया घोषित किया है उससे 1 रुपया भी ज़्यादा देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो
तो हमें तो इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने लागू किया है। और उनकी तारीखें, उनकी तिथियां आपको अवगत है। राजीव जी के पुण्यतिथि पे हमने पहला किस्त दिया, राजीव जी के जयंती पे हमने दूसरा किस्त दिया, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को हमने तीसरा किस्त दिया और चौथा किस्त भी इस वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मतलब किसानों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों को आप धान खरीदी केंद्रों में जाके देखिए, ये बड़ी सफल योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। बालोद के जिला योजना समिति के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी तो वहीं बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। जिला पंचायत सदस्यों के लिए 7 और नगरीय निकाय के लिए 1 सीट निर्धारित थी। सभी सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। चुनाव के दौरान कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोट भी पड़े। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर और नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने पार्टी की ओर चुनाव का मोर्चा संभाला। उनको पहले से पता था कि उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए वो बहाना खोज रहे थे और वो बहाना उनको मिल गया। अगर उन लोगों को इतना ही आपत्ति था तो वो लोग थे, वहाँ सब अधिकारी लोग थे, सब भाजपा के नेता लोग थे, एक ठोक वो लोग लिखित में शिकायत क्या दर्ज नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। उनको मालूम था कि जो चुनाव हुआ है वो एकदम निष्पक्ष हुआ है और उनकी हार बिल्कुल निश्चित थी। आज जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय घटना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी फिर एक बार नगर पालिका की तर्ज पर फॉर्म जो है वो लेट भरा। नाम निर्देशन में कमलेश सोनी जो है प्रथम 12:30 बजे के पहले पूर्व निर्धारित समय में अपने फॉर्म जमा किया, लेकिन कांग्रेस का व्यक्ति 12:42 को फॉर्म जमा कर रहा है और उसका फॉर्म जमा करना ही एक बहुत बड़ी त्रुटि है। छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को दूसरे राज्य अपनाने जा रहे हैं। गांव गोबर और गौशाला को ध्यान में रखकर बनाई गई गोधन योजना को झारखंड लागू करने वाला है। वहीं किसानों को राजीव गांधी योजना के तहत लाभ देने वाली योजना भी इस राज्य में लागू हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का तो ये भी दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार उनकी योजनाओं को कॉपी कर रही है। गौठान योजना की तर्ज पर एमपी में गौशाला की देखरेख हो रही है। वहीं राजीव गांधी योजना की तर्ज पर किसान सम्मान निधि योजना भी चालू की गई है। जी झारखंड का प्रवास हुआ था, उनको हमने धान खरीदी केंद्रों में भी उनको हम ले गए और गोधन न्याय योजना गोठान जहां बनाया गया वहां दिखाया गया तो उन्होंने कहा इस योजना को तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। और सौभाग्य से 1-2 दिन पहले ही हमने मध्य प्रदेश का अखबारों में पढ़ा, नाम भर बदला गया है, छत्तीसगढ़ के गोठान और गोधन न्याय योजना जैसा ही स्वरूप लेकर के मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप देखेंगे सारे देश के सभी राज्य इस तरीके से कार्य प्रारंभ करेंगे। इधर बिलासपुर के बिल्हा में कृषि विभाग के कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और कांग्रेस के संयुक्त मंत्री राजेंद्र शुक्ला के समर्थक आमने सामने हो गए। दरअसल पूरा हंगामा कार्यक्रम के लिए मंच पे लगे बैनर से शुरू हुआ। कृषि विभाग ने कृषक संगोष्ठी का जो बैनर मंच पे लगाया था उसमें सीएम बघेल सहित प्रभारी मंत्री और विभागीय मंत्री का फोटो नहीं था। यही नहीं, बिल्हा विधायक होने के नाते कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को आमंत्रित किया गया था। उनके हाथों कृषि यंत्र और कृषि बीज बांटा जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर कार्यक्रम के बीच में ही आपत्ति जताई। मंच को संबोधित कर रहे कौशिक का माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिकारी लगाए, वो सस्पेंड हो दोनों बात। आपको भी अपमान कर रहे हैं, आपको बुला के। मैं बोला आज नहीं बताएं, शासकीय योजना को गंभीरता से ये पागलपन करेंगे। आपको भी इसमें साथ देना है। मेरे मुख्यमंत्री का अपमान कोई करेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, न एसडीएम न एसपी कोई भी हो। आज हो ही जाएगा जो होगा, मेरे ऊपर बहुत धाराएं लगी हैं, लगने दो और एक लग जाएगा, कोई दिक्कत। मैं गुंडा बदमाश हूँ। कृषि विभाग के द्वारा आज किसानों के लिए कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया। वास्तविक में आज ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जो भी शिविर लगाए जाते थे और उस समस्या निवारण शिविर जो लगाए जाते थे उसमें भी इसी प्रकार के उत्पात मचाते थे। बिल्हा के जनता ने उन्हें करीब से देख लिया और आज भी उसी प्रकार से उन्होंने उत्पात मचाया है।
वहीं राजधानी रायपुर में गुरुवार को डीजीपी डीएम अवस्थी ने समीक्षा बैठक ली। इसमें 11 महीने के पुलिस के कामों की समीक्षा ली गई। बैठक में पेंडिंग मामलों के सख्त निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल भी पुलिस ने बेहतर काम किया। उन्होंने जनवरी में अपराधों के लेखा जोखा के साथ एक पुस्तक भी प्रकाशित करने की बात कही। मिलती है 11 महीने के अपराधों की समीक्षा हुई है। हर पुलिस अधीक्षक और हर आईजी से मैंने बात की है और कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए और साथ साथ इस साल का अंत हो रहा है तो पेंडिंग अपराधों पर निकाल के लिए चिट फंड, अवैध शराब, जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई। पूरे साल के अपराधों की 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। वो फिजिकल रूप से यहाँ आएंगे, उन्हें बचा हुआ जो टाइम है इस महीने का, और साथ साथ पुलिसिंग में जो विजिबल पुलिसिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट लाया है उसको भी चलाने के लिए, जैसा रायपुर दुर्ग में अभी शुरू हुआ है, सभी जगह इसको बोला गया है। वहीं महासमुंद के पिथौरा में अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। संयुक्त मोर्चा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर थाने के सामने धरना दे रहा है। संयुक्त मोर्चे ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे पटवारी राजेंद्र डोगरे, डॉक्टर अमृत रोहलेदर खिलाफ कार्रवाई के साथ कोटोभाटा में बड़ादेव थाने में तोड़फोड़ के मामले में कार्रवाई को लेकर कलेक्टर, एसपी सहित तहसीलदार से गुहार लगाई, लेकिन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष थाने का घेराव करने पहुंचे। वहीं तहसीलदार टीआर देवांगन ने मामले में जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया है। महीने पूर्व जो है हमने महामहिम राज्यपाल को महोदय को और मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया था कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए बोल के। शासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण आज जो है आदिवासी समाज जो है धरने पर बैठी है। कितने दिन तक आप लोग का धरना अवरत्न चालू रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक। जो संयुक्त मोर्चा है उनकी 3 मांगे थी, लेकिन अभी जांच पूर्ण अभी नहीं हुई है, इस कारण से हमने कार्रवाई नहीं किया है। तो दूसरा और तीसरा बिंदु पे हम कार्रवाई के लिए सक्षम हुए हैं तहसीलदार के रूप में, लेकिन प्रथम बिंदु के संबंध में जैसे मांग की जा रही है तो उच्च अधिकारी इस संबंध में हमसे चर्चा करके उचित निर्णय लेंगे। वहीं बिलासपुर में करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे प्लानिटेरियम का काम एक बार फिर अधर पर लटक गया है। कोलकाता से आने वाला 4K प्रोजेक्टर और डोम स्क्रीन कोरोना के चलते किए गए लॉकडाउन के कारण फंस गया है। दरअसल शहर के व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजोन के पास 2.5 एकड़ में 5 करोड़ 62 लाख की लागत से 200 सीटर 3D तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। प्लानिटेरियम बनने के बाद जिले के सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शेड्यूल बनाकर तारामंडल दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि डोम के निर्माण के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाकर काम कराया जाना था, लेकिन कोरोना की गंभीर परिस्थितियों के चलते डोम का निर्माण नहीं कराया गया। अब जबकि डोम बनकर तैयार हो गया है तो उसे यहां तक लाने के लिए लॉकडाउन के खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना के कारण शुरू में 3 महीने काम बंद रहा, फिर काम चालू करने की कोशिश किए, फिर क्योंकि वहाँ के कुछ एक्सपर्ट लेबर थे, बाहर से आए हुए थे, तो वो किसी तरह से तो वो लौट गए, लेकिन फिर दोबारा वो नहीं आए, इसके लिए हमको दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन अब स्ट्रक्चर हमारा पूरा हो गया है, वहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हमारा डोम का काम पूरा हो गया। अब वहाँ पे प्रोजेक्टर और उसके नीचे स्क्रीन जो है जिसमें कि इमेजेस आएंगे वो कंप्लीट हो गई है। प्रोजेक्टर को हमको बदलना पड़ा, पहले वो चाइना प्रोडक्ट था, उसको बदल के हम लोगों ने दूसरी टेक्नोलॉजी लेके उस प्रोजेक्टर को बुलाया जा रहा है। उनके भी हम कांटेक्ट में हैं और उसको जल्दी ही उस प्रोजेक्ट को करना चाहेंगे, जिससे कि इस प्लानिटेरियम का नागरिक लाभ उठा सके। बालोद जिले में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही फारसी खदान अब मौत का कुआं बनती जा रही है। खदान में 1 महीने के अंदर 1 व्यक्ति और करीब आधा दर्जन से पशुओं की मौत हो चुकी है। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया अपने विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी इलाकों के दौरे पर थी। तब उन्होंने फारसी खदान में होने वाली मौत को लेकर चिंता जताई थी। बावजूद इसके खनिज अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वहीं खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर से जब पूरे मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इधर मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने मामले का जल्द निराकरण करवाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, ये फर्शी खदान, हाँ, बहुत से शिकायत मैं भी पेपर के माध्यम से पढ़ी हूँ।
पर इसमें मैं चर्चा करूंगी कलेक्टर साहब से और हमारे जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी या इनको बंद किया जाए जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। खनिज अधिकारी कोई बाइट आपको दिया नहीं है। इस विषय में मैं खनिज अधिकारी से भी बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और कलेक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करूंगा। अगर वो बाइट किसी विषय में नहीं देना चाहते तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, ये तो प्रथम दृष्टया मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाइट देना चाहिए उनको, बात को स्पष्ट रखनी चाहिए और जैसे भी नियमों के परिधि में आएगा हम उनसे बात करके आपको अवगत करा देंगे। सूरजपुर के झिलमिली थाना को भारत सरकार ने उत्कृष्ट थाने की सूची में रखा है। देश के 10 थानों में झिलमिली को चौथा स्थान दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट थाने को लेकर पूरे देश में सर्वे कराया था। इसमें थानों के डेटा विश्लेषण और फीडबैक के आधार बनाया गया था। वहीं इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि थाने में साफ सफाई है या नहीं। कैंपस की सुरक्षा, लोगों के साथ पुलिस के बर्ताव और अपराध दर्ज कराने को भी आधार बनाया गया। झिलमिली थाने को मिली इस उपलब्धि पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही इस उपलब्धि पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने जिले के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के विभिन्न जिलों के कुछ थानों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उनमें एक थर्ड पार्टी एक सर्वे टीम आती है जिसका चयन गृह मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी सूचना हम लोगों को नहीं रहती। वो अपनी एक रिपोर्ट बना के गृह मंत्रालय को भेजती है। उसी आधार पे हमारा सौभाग्य है कि सूरजपुर जिले का भैयाथान थाना जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम आया एवं पूरे देश में चौथा स्थान। वहीं खबर कोरिया से है, जहां विधायक गुलाब कमरो शादी समारोह में जमकर थिरके। छत्तीसगढ़ी नाचा हमर पारा तुम्हर गाने पर विधायक खूब थिरकते नजर आए। घुटरा गांव में ये शादी समारोह था, जहां विधायक का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घुटरा गांव में शादी समारोह में वो पहुंचे थे, जहां सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं गुलाब कमरो। आपको बता दें और क्या